नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 11 की पाठ का शीर्षक है जीव विज्ञान का जीव जगत का वर्गीकरण। उसके अंतर्गत हम फंजाई जगत पर चर्चा करने जा रहे हैं। फंजाई, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में फफूंद कहते हैं। फफूंद का नाम सुनते ही बच्चों आपके सामने गीली मिट्टी पे उगे हुए वो छत्ते जैसा दृश्य दिखने लगता है। ब्रेड पर वो परत काली काली परत दिखने लगते हुए, सड़े हुए संतरा पर जो हमें सफ़ेद परत दिखाई पड़ती है, वो सबका दृश्य दिखाई देने लगता है। सही पहचाना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे फंजाई ही हैं। किंगडम फंजाई, फफूंद या कवक को पहले हरे पौधों के साथ रखा गया था, परंतु कवक हरे पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये विषमपोषी होते हैं। यदि हम कवक की संरचना की बात करें तो कवक की आकार की और वास स्थान में बहुत विविधता पाई जाती है। कवक प्रायः जल, थल, पौधे एवं जंतुओं पर पाए जाते हैं। सड़ी हुई डबल रोटी पर या सड़े हुए संतरे पर कवक आसानी से उगे हुए देखे जा सकते हैं, जो हम अपने आसपास के वातावरण में अक्सर देखते हैं। कवक किस वातावरण में सर्वाइव करता है? क्या वातावरण जो है कवक के लिए उचित है? मशरूम कवक के लिए जो उचित वातावरण है वो अत्यधिक गर्म होनी चाहिए। अत्यधिक नमी वाले स्थान पे कवक सर्वाइव करता है। मशरूम या एगेरिकस तथा टोडस्टूल जिसे हम खाते हैं वो भी कवक ही हैं। जी हाँ बच्चों, मशरूम जिसे हम एगेरिकस भी कहते हैं वो भी कवक ही हैं। अक्सर सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद चित्ती आपने देखा होगा, यह भी परजीवी कवक के कारण ही होता है। एक कोशिकीय कवक जैसे कि ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ कवक पौधे तथा जंतुओं में बीमारियां पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का गेरुआ रंग पक्सिनिया नामक कवक के दुष्प्रभाव के कारण होता है। कुछ कवक प्रतिरोधी भी होते हैं जो दवा बनाने के कार्य आते हैं, जैसे कि हमारे पेनिसिलियम। हाँ बच्चों, कवक हमारे लिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इनका उपयोग क्या हो रहा है, औषधियों बनाने में हो रहा है। इसका उपयोग हम बेकरी उद्योग में हम कर रहे हैं। वहीं कवक जो है सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद चित्ती का रोग पैदा कर रहे हैं। गेहूं में यह रस्ट रोग पैदा कर रहे हैं। कुछ कवक हम खाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब हम कवक की संरचना पर चर्चा करेंगे। कवक की संरचना कैसी होती है? तो कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय कवक के उदाहरण है ईस्ट और बहुकोशिकीय कवक का एक उदाहरण है मशरूम। अब हम कवक की संरचना पर चर्चा करेंगे। संरचना कैसी होती है? तो ये बहुकोशिकीय इनका थैलस रूप होता है। यह एक हाइफल सिस्टम का बना होता है जिसे हम माइसिलियम कहते हैं। कवक जैसे कि मशरूम, पफबॉल्स तथा ब्रैकेट फंजाई वृक्षों तथा लकड़ियों की गट्ठों पर भी दिखाई देते हैं। ये रचनाएं वास्तव में कवक की जनन संरचनाएं हैं। ये रचनाएं वास्तव में कवक की जनन संरचनाएं हैं। हाँ बच्चों, जो हम अक्सर बरसात के दिनों में नमी वाले स्थानों पर जो लकड़ियों के गट्ठों पे जो छत्ता देख रहे हैं, यह कवक की जनन संरचना है। कुछ कवक के हाइफी जो हैं, इसकी संरचना जो है ट्यूब की तरह होती है और जिसमें साइटोप्लाज्म बहुकेंद्रीय होते हैं। कवक के थैलस से कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, ट्यूब की तरह संरचनाएं निकली होती है जिसे हम हाइफी कहते हैं। ये हाइफी जो है वह साइटोप्लाज्म इसके अंतर्गत बहुकेंद्रीय यानी मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और इस प्रकार का जो हाइफी है उसे हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। कुछ कवक में ये हाइफी में सेप्टा पाए जाते हैं यानी कि खंड पाए जाते हैं, जबकि कुछ कवक जो है उसमें यह खंड पाए नहीं जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति
में सेलुलोज का अभाव होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होकर काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कवक में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण कवक जो है हमारे परपोषी है, विषमपोषी है। अब हम कवक की पोषण की विधि पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कवक में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, ये विषमपोषी है। तो कवक की जो पोषण में हम देख रहे हैं, इसमें 3 प्रकार का पोषण होता है। पहला होता है मृतोपजीवी, जिसे हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। इनमें एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, पोषण है परजीवी, जिसे हम पैरासिटिक कहते हैं। और तीसरा पोषण का प्रकार है सहजीवी, जिसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या है? तो सेप्रोफाइटिक उस प्रकार का पोषण की विधि है जिसमें कवक सड़े गले पत्तों जीवों पर रहते हैं और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी यानी कि यह पदार्थों पर रह के उसको धीरे धीरे एक केमिकल के द्वारा उसको गलाते हैं और उसको गीले और गलाते हुए उसको अपनी त्वचा के द्वारा, अपने मीडियम के द्वारा उसे अवशोषित करते हैं। और जो तीसरा प्रकार है पोषण की विधि है वह कवक में, वह है सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है लाइकेन में। सहजीवी है क्या? सहजीवी वैसा पोषण है जिसमें 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यह सहजीवी का उदाहरण हमें लाइकेन में देखने को मिलता है और उच्च पादप की जड़ों में देखने में मिलता है, जिसका एक उदाहरण है माइकोराइज़ा। जी हाँ बच्चों, यह माइकोराइज़ा जो है वह पाइनस की जड़ों में पाया जाता है और उसको लाभ पहुंचाता है। लाइकेन का नाम सुनते ही विद्यार्थियों हमारे दिमाग में आना चाहिए फंजाई प्लस अलगी, यानी कि यह दोनों की सहजीवता का उदाहरण है। यह प्रश्न हमें अक्सर देखने को मिलता है कि लाइकेन में कौन कौन से जीवों के बीच में सहजीवता पाई जाती है। हाँ बच्चों, लाइकेन में हमें फंजाई तथा एल्गी के बीच में सहजीवता पाई जाती है। लाइकेन के जो पार्ट्स होते हैं वो फंजाई का जो हिस्सा है उसको माइकोबियांट कहते हैं और इसका जो एल्गल पार्ट है, जो एल्गी का हिस्सा है, उसे हम फाइकोबांट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जनन की विधि कि कवक में जनन की विधि किस प्रकार होती है। हाँ बच्चों, तो कवक में जनन भी 3 विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इन सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम वर्धी जनन भी कहते हैं, वर्धी जनन जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वर्धी जनन कवक में कई माध्यमों से होता है, जिसमें मुख्य विधि है वर्धी जनन की खंडन की विधि, विखंडन की विधि, मुकुलन विधि, क्लाइडोस्पोर तथा ऑडियम के माध्यम से होता है, जिसका एक उदाहरण आपके सामने ईस्ट में दिख रहा है। ईस्ट किस प्रकार छोटा सा बड़ बना रहा है और अपने आप को एक अलग जीव के रूप में स्थापित कर रहा है। फिशन के द्वारा भी यह देख रहे हैं हम, कवक में जनन की क्रिया हो रही है, वर्धी जनन की क्रिया हो रही है। अलैंगिक जनन, कवक किस प्रकार अलैंगिक जनन करता है? हाँ बच्चों, कवक अलैंगिक जो जनन है वह चल बीजाणुओं के द्वारा करता है। ये चल बीजाणु मोटाइल्स स्पोर्स होते हैं और इसके साथ ही यह कोनिडिया के माध्यम से, स्पोरोजियोट्स के माध्यम से, एस्कोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा जनन करता है। ये सभी प्रकार के बीजाणु जो है वह इसके बॉडी पे फंगस की बॉडी पे एक विशेष संरचनाओं में बनते हैं, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। हाँ बच्चों, इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि बीजाणु किस संरचना के अंतर्गत बनते हैं। तो बीजाणु विशेष संरचना के अंतर्गत बनते हैं, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब लैंगिक जनन की विधि पर चर्चा करते हैं। कवक में लैंगिक चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। इसकी पहली अवस्था प्लाज्मोगेमी कहलाती है। यह प्लाज्मोगेमी क्या है? तो प्लाज्मोगेमी में 2 चल या अचल गैमिट्स के प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं। हाँ, प्लाज्मोगेमी में 2 चल या अचल गैमिट्स के प्रोटोप्लाज्म का संयोजन होता है। कैरियोगेमी, यह लैंगिक जनन की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में 2 चल या अचल गैमिट्स के केंद्रकों का संयोजन होता है। और तीसरी अवस्था मियोसिस, जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अगुणित स्पोर्स बनते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कवक में लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्लाज्मोगेमी, दूसरी अवस्था कैरियोगेमी और तीसरी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन। कैरियोगेमी में, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का संयोजन होता है। कैरियोगेमी में केंद्रकों का संयोजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में इनके जाइगोट बनते हैं और जिसके द्वारा स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, अर्धसूत्री होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, कवक जगत की वर्गीकरण की। तो कवकों की जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है? किन को आधार मान के इनका वर्गीकरण किया गया है? हाँ बच्चों, कवक जो है तंतुओं की आकारकी के आधार पे, बीजाणुओं के बनने के तरीका के तथा साथ ही साथ फ्रूटिंग बॉडी के प्रकार को आधार मानकर किंगडम फंजाई को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम इन सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज यह परजीवी तथा मृत्यु परजीवी होते हैं। ये मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम शैवालीय कवक या एल्गल फंगी भी कहते हैं। ये सड़ी हुई लकड़ियों जो नम स्थानों पर रखी होती है उस पर पाए जाते हैं और इसके कुछ सदस्य हैं वो ऑब्लिगेट परजीवी के रूप में पौधे पर भी पाए जाते हैं। इनका थाइलस जो होता है वह संकोशीय या सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक एक बहुकेंद्रीय अवस्था होती है जिनका बॉडी सेप्टा में बटा हुआ नहीं होता है, यानी इनका जो थाइलस होता है वह बहुकेंद्रीय होता है। इसी को हम सिनोसिटिक कहते हैं। इसके कवक तल पे, इसके हाइफी में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। अब जनन की विधि पर चर्चा करते हैं। फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन बीजाणुओं स्पोर्स के द्वारा होता है और ये बीजाणु कहाँ बनते हैं? तो ये बीजाणु स्पोरेंजियम के अंदर उत्पन्न होते हैं और ये बीजाणु चल होते हैं। अलैंगिक पर चर्चा करते हैं कि फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन अचल बीजाणु, जिन्हें हम एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, के द्वारा होता है और ये जीवाणु स्पोरेंजियम में इंडोजीनसली पैदा होते हैं। लैंगिक जनन आइसोगेमस, समयुग्मक या असमयुग्मक होता है। जब गैमिट का प्रकार एक समान होता है, जब दोनों गैमिट का आकार एक तरह का होता है तो उसे हम समयुग्मक कहते हैं, पर जब दोनों गैमिट आकार में भिन्न होते हैं तो उसे हम असमयुग्मक या हेट्रोगेमस कहते हैं। जब स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं तो इन्हें हम इंडोजीनसली कहते हैं और जब ये स्पोर्स ये बाहर बनते हैं तो इन्हें हम एक्सोजीनसली कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज में गैमिट्स युग्मन के फलस्वरूप जाइगोस्पोर बनता है। ये जाइगोट आइसोगेमस होते हैं, असमयुग्मी होते हैं, विषमयुग्मी होते हैं। फाइकोमाइसिटीज के प्रमुख उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। हाँ, म्यूकर, राइजोपस, ये वही राइजोपस हैं जिन्हें हम ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, जो हम अपने घर में ब्रेड्स के ऊपर देखते हैं। एल्ब्यूगो जो सरसों की पत्तियों पर परजीवी के रूप में मौजूद होते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहा जाता है। इनकी संरचना सैक लाइक होती है और इसमें एक कोशिकीय उदाहरण ईस्ट हैं और इनके बहुकोशिकीय उदाहरण पेनिसिलियम हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ईस्ट का उपयोग हम बेकरी उपयोग में करते हैं, शराब बनाने में किया जाता है और हमारे जो एस्कोमाइसिटीज के और हमारे जो पेनिसिलियम हैं उनका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं। एस्कोमाइसिटीज मृत्यु परजीवी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और परजीवी या क्रोपोफिल्स हैं। डिकम्पोजर वे जीव होते हैं जो वे सूक्ष्म जीव हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों पर पाए जाते हैं और उनको गलाने का कार्य करते हैं। गोबर के ऊपर जो हम शैवाल को देखते, गोबर के ऊपर जो हम फंगाइज को देख रहे हैं जो गोबर छत्ता के रूप में पाया जाता है और ये कोप्रोफिलस हैं। एस्कोमाइसिटीज के जो थैलस होते हैं वो पट्टीयुक्त होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, यानी सेप्टी होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। अब जनन की चर्चा करते हैं। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। ये कोनिडिया विशेष माइसिलियम, जिसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं, के उस पे बनते हैं। ये कोनिडिया
अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक जनन, एस्कोमैसिटीज में लैंगिक जनन किस प्रकार हो रहा है? तो लैंगिक जनन जो है एस्कोमैसिटीज में पुंधानी, एंड्रेसियम तथा एस्कोगिनियम के रूप सक्रिय भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में पुंधानी और एस्कोगिनियम सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स एस्कस के अंदर इंडोजिनसली बनते हैं। एस्कस विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोमैसिटीज के उदाहरण हैं एस्पेजिरल्स, न्यूरोस्पोरा, मार्केला। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जीव रसायन तथा जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए किया जाता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कवक है जिनका प्रयोग जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए किया जाता है? हाँ, न्यूरोस्पोरा का नाम सुनते ही हमें यह ध्यान आना चाहिए कि इसका उपयोग जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए किया जाता है। कुछ सदस्य जैसे मोरेल्स तथा वफल्स को भोज्य पदार्थों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को हम गदादार कवक या क्लब फंजाई भी कहते हैं। इस वर्ग में मशरूम या एग्रिकस, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, रस्ट, अस्मस्ट आदि को सम्मिलित किया गया है। ये प्रायः भूमि, लकड़ी के गट्ठों, वृक्षों के ठूंठ पे परजीवी के रूप में पौधे पर पाए जाते हैं। गेरुआ रंग जो लगता है, जिसे हम स्पट रोग भी कहते हैं, वो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज ही हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का जो शरीर है कि इनका आकृति है वो तंतु, इसके जो तंतु होते हैं, बेसिडियोमाइसिस के कवक तंतु शाखित तथा पटयुक्त होते हैं। यानी इनका जो सेप्टा होता है, वो इनका जो हाइफी होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टी में बटे होते हैं। साधारणतः अलैंगिक जनन बीजाणु नहीं बनते हैं, परंतु इनमें वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन विधि के द्वारा होता है। इसमें लैंगिक जननाणु का अभाव होता है। 2 कायिक कोशिकाओं में संलग्न से प्लाज्मोगेमी होती है। लैंगिक जनन द्वारा केंद्रक युग्मकी कवक तंतु का निर्माण होता है। इस कवक तंतु से बेसिडियम का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक जननांगों का अभाव होता है। यह कायिक इसमें होता है, वर्धी जनन विखंडन की विधि द्वारा होता है, और ये प्लाज्मोगेमी करते हैं। लैंगिक जनन के इसमें क्या हो रहा है कि तंतु का निर्माण हो रहा है, और तंतु जो है से बेसिलियम का निर्माण हो रहा है। बेसिडियोमाइसिटीज में कैरियोगेमी एवं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम पर एक्सोजिनसली बनते हैं। जब स्पोर्स ऊपर की ओर बनते हैं तो उन्हें एक्सोजिनसली बोलते हैं। जब ये स्पोर्स बेसिडियम के अंदर बनते हैं तो इन्हें हम इंडोजिनसली कहते हैं। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इन संरचना को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोमाइसिट के प्रमुख उदाहरण हैं एग्रिकस, पक्सिनिया, ऑस्टिलेगो। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन्हें हम फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहते हैं। इसके जो तंतु होते हैं, हाइफी होते हैं, वो ब्रांच्ड तथा सिप्टी में बटे होते हैं, पटयुक्त होते हैं। अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन की अवस्थाएं ही पाई जाती हैं। इनमें लैंगिक जनन का पूर्ण अभाव होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। यह प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है कि वह कौन सा फंजाई है जिसमें लैंगिक जनन का पूर्ण अभाव होता है। हाँ बच्चों, इसका सही जवाब है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य मृत्युपजीवी होते हैं या परजीवी, जबकि ज़्यादातर सदस्य डिकम्पोजर्स का कार्य करते हैं और ये मिनरल चक्र में सहायता प्रदान करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के प्रमुख उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, हेलमिंथस्पोरियम, क्लोटेरोटाइकम, ट्राइकोडर्मा। इस प्रकार बच्चों हमने 4 प्रकार के देखे फंजाई। अब इन फंजाई का हम बारी बारी से एक टेबल के रूप में हम अध्ययन करेंगे, एक तुलनात्मक हम इनका अध्ययन करेंगे। फाइकोमैसिटीज, तो फाइकोमैसिटीज के हाइप्टी कैसे होते हैं? पट रहित, यानी कि विदाउट सेप्टा के होते हैं। इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। फाइकोमैसिटीज के में अलैंगिक बीजाणु को स्पोरोजियोट्स कहते हैं।
इनमें लैंगिक बीजाणु जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। फाइकोमाइसीट्स के प्रमुख उदाहरण हैं राइजोपस और म्यूकर। एस्कोमाइसीट्स के हाइफी पट्टीयुक्त यानी कि सेप्टा में बटे होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु कॉनिडिया और ऑर्थोस्पर होते हैं। इनमें लैंगिक बीजाणु एस्कोस्पोर्स होते हैं। एक्सिडोमाइसीट्स के प्रमुख उदाहरण हैं पेनिसिलियम तथा सेक्रेमाइसीज। अब चर्चा करते हैं बेसिडोमाइसीट्स। बेसिडोमाइसीट्स के हाइफी भी पट्टीयुक्त होते हैं। अलैंगिक बीजाणु लगभग नहीं के बराबर होते हैं। बेसिडोमाइसीज में अलैंगिक बीजाणु नहीं के बराबर होते हैं। इनके लैंगिक बीजाणु बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स के प्रमुख उदाहरण हैं एगरिकस, पक्सिनिया। अब ड्यूटेरोमाइसीट्स के हाइफी पट्टीयुक्त होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया ऑर्थोस्पोर्स हैं। इनमें लैंगिक बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स के प्रमुख उदाहरण हैं अल्टरनेरिया और कैंडिडा। अब बारी है आज के क्लास के सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पार्ट्स का। जी हाँ बच्चों, प्रश्न अभ्यास। अब हम देखेंगे, हम आपसे कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। आपने ध्यान से, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ध्यान से पढ़ा है और इस प्रश्नों का जवाब आप सही देंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? हाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे, कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए फाइकोमाइसीट्स म्यूकर, बी एस्कोमाइसीट्स पेनिसिलियम, बेसिडोमाइसीट्स एगरिकस, ड्यूटेरोमाइसीट्स ऑस्ट्रेलेगोक्लेटोटाइकम। हाँ, मैं अब आपको कुछ मिनट का सोचने का समय दे रही हूँ। उम्मीद है आपने सही आंसर सोच लिया होगा। जी हाँ, सही जवाब ड्यूटेरोमाइसीट्स ऑस्ट्रेलेगोक्लेटोटाइकम, सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेसिडोमाइसीट्स में लैंगिक प्रजनन के विषय में सही है? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेसिडोमाइसीट्स में लैंगिक प्रजनन के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेन्स वाली दो दैहिक कोशिकाओं के संलयन के द्वारा होती है। ऑप्शन बी कैरियोगेमी व मियोसिस द्वारा बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब मैं कुछ समय आपको सोचने के लिए दे रही हूं। जी हाँ, सही जवाब उपरोक्त सभी। इस प्रकार हम देख रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं पिछली स्लाइड्स में कि प्लाज्मोगेमी क्या है। तो प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेन्स वाली दो दैहिक कोशिकाओं के संलयन के द्वारा होती है। कैरियोगेमी व मियोसिस द्वारा बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, बंद एस्कोकार्प्स के लिए प्रयुक्त शब्द है। बंद एस्कोकार्प्स के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए एपोथीसियम, एम्फीथीसियम, एंडोथीसियम, क्लेस्टोथीसियम। कुछ समय आपको सोचने के लिए। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। जी हाँ, सही जवाब आपने सोचा है। आंसर 4 क्लेस्टोथीसियम। बंद एस्कोकार्प के लिए प्रयुक्त कौन से शब्द है? क्लेस्टोथीसियम, सही जवाब आपने सोचा। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किनके द्वारा होता है? जी हाँ, प्रश्न है पेनिसिलियम में अलैंगिक जन्म किनके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन एस्कोस्पोर्स, बी ऑप्शन एप्लेनोस्पोर्स, ऑप्शन सी स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऑप्शन डी कोनिडिया। कुछ समय आपको सोचने के लिए। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन डी कोनिडिया। आपने उम्मीद है सही जवाब ही दिया है। कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला सवाल, चमत्कारी औषधि पेनिसिलिन को पेनिसिलियम की निम्न में से
किस जाति से प्राप्त किया जाता है? प्रश्न फिर से, चमत्कारी औषधि पेनिसिलिन को पेनिसिलियम की निम्न में से किस जाति से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन ए पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुछ समय आपको सोचने के लिए, उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन ए पेनिसिलियम नोटेटम। आपने सही जवाब सोचा है। अगला प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रश्न फिर से, वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देंगे, यहाँ प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, ये केवल लैंगिक प्रजनन करते हैं। ऑप्शन बी, इस फंजाई में माइसिलियम शाखित व सेप्टेट होता है। ऑप्शन सी, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन डी, इस फंजाई के उदाहरण हैं ट्राइकोडर्मा। कुछ समय आपको सोचने के लिए, उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। जी हाँ, सही जवाब, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। यानी कि यह कथन गलत है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन होता है। अभी हमने तुरंत पढ़ा है बच्चों कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन का अभाव होता है। अगले प्रश्न की ओर अब हम हैं। अभ्यास प्रश्न है, सेबलांस तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है? फाइकोबांड तथा माइकोबांड शब्दों से क्या पता चलता है? बच्चों, अभी जस्ट हमने पढ़ा पोषण की विधि के अंतर्गत कि कवक में हेट्रोटोफिक विषमपोषी होता है पोषण। यह 3 प्रकार से होता है, सेप्रोफाइटिक, मित्रोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। हमने सहजीवी में बताया था कि सहजीवी का पोषण लाइकेन के अंदर होता है और लाइकेन में के अंदर 2 जीवों के बीच में सहजीवता देखी जाती है, फंजाई और एल्गी। यानी फंजाई का जो भाग है वह क्या कहलाता है? माइकोबांड, और एल्गी का जो पार्ट है वह कहलाता है फाइकोबांड। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन में शैवाल का जो भाग है वह फाइकोबांड कहलाता है तथा जो फंजाई का भाग है वह माइकोबांड कहलाता है। अब अगले प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करें। पोषण की विधि। बच्चों, हमें पोषण की विधि पर चर्चा करनी है। तो हमने देखा कि कवक में जो है पोषण की विधि किस प्रकार हो रही है। तो कवक में पोषण 3 विधियों द्वारा हो रही है। इनमें कायिक जनन या वर्धी जनन हो रही है, अलैंगिक जनन हो रही है और लैंगिक जनन हो रही है। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, इसके आंसर को। यहाँ पोषण की विधि 3 प्रकार से हो रही है, वर्धी जनन जिसे वेजिटेटिव कह रहे हैं, अलैंगिक जनन जिन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, लैंगिक जनन जिन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। वर्धी जनन खंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन, क्लाइडोस्पोर्स तथा ऑडियम के माध्यम से होता है। वहीं अलैंगिक जनन चल विषाणुओं द्वारा, कोनिडिया, स्पॉन्जोसियोर्स, एस्कोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। और हमने देखा कि लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती है। प्रश्न, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदु पर करें। पोषण की विधि, कवक में पोषण की विधि पर चर्चा कर सकते हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने विद्यार्थियों चर्चा किया कि कवक में पोषण 3 प्रकार का होता है, मृत्युपजीवी, परजीवी तथा सहजीवी। तो कवक में हम 3 प्रकार की पोषण की विधि देख रहे हैं, मृत्युपजीवी विधि देख रहे हैं, परजीवी विधि देख रहे हैं और सहजीवी देख रहे हैं। अगला प्रश्न, यह उत्तर है इसका। अगला प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। जनन की विधि, कवक जगत में हम जनन की विधि पर चर्चा करेंगे। कवक जनन में जनन 3 विधियों द्वारा होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। इसमें कायिक या वर्धी जनन खंडन, विखंडन, मुकुलन, क्लाइडोस्पोर्स
या ऑडियम के माध्यम से होता है। यहाँ अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा, ये चल बीजाणु क्या हैं? कॉनिडिया, स्पोंजोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स हैं। और अलैंगिक जनन में हमने देखा इसकी 3 अवस्थाएं होती है। लैंगिक जनन की इसकी 3 अवस्थाएं होती है। इसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी तथा मियोसिस विभाजन द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। इस प्रकार हमने आज कवक जगत को देखा। कवक जगत में हमने देखा इनके आकार पर चर्चा की, ये कहाँ पाए जाते हैं हमने इन पे चर्चा की। इनका आकार हमने देखा कि यह थैलेसयुक्त होते हैं। कुछ हमारे कवक होते हैं उनका शरीर खंडित होता है, ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर होते हैं जो सेप्टा में बटे होते हैं। कुछ कवक जो हैं उनका शरीर सेप्टा में बटा नहीं होता है। कवक के कवक को हमने 4 भागों में बांटा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। हमने इन सब पे बारी बारी से चर्चा की। अब हम आगे का चर्चा करने जाएंगे। अगले क्लास में हम इस पे आगे की विधि पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।